हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है साइलेंट परेड। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेट लेवल का सिंगिंग कॉन्टेस्ट दिखाया जाता है, जिसमें सारोही नाम की एक स्कूल स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था। सारोही को गाते वक्त कई सारे लोग देखने आए थे। उन्हीं में से एक सारोही के अंकल मिस्टर नोबिसुके थे। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सारोही जब छोटी थी तब मिस्टर नोबिसुके उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। इधर मीरा नाम की एक लेडी भी मौजूद थी। मीरा एक लाइब्रेरियन है और बचपन में सारोही बहुत बार उन्हीं के लाइब्रेरी में आती थी, जिस कारण उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। यहाँ काफी दूर खड़ा होकर सारोही को हतुरो भी देख रहा था। हतुरो और कोई नहीं बल्कि सारोही का ही बॉयफ्रेंड है। फिर हम कॉन्टेस्ट के जजेस में से मिस्टर हिरोशी और उनकी वाइफ सुजैन को देखती हैं। दरअसल सुजैन को काफी पहले पता चल गया था कि सारोही में सिंगिंग का टैलेंट है और ये बात उन्होंने सारोही के पेरेंट्स को बताई थी। सारोही के फादर मिस्टर जेम्स शुरुआत में सारोही को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जेम्स को सारोही के टैलेंट पर यकीन होने लगा। फिर इसके बाद से सारोही को सुजैन के हस्बैंड मिस्टर हिरोशी सिंगिंग की क्लासेस देने लगे। मिस्टर हिरोशी का मानना था कि सारोही आगे चलकर बहुत अच्छी सिंगर बनती अगर उसकी मौत ना हुई होती तो। इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हमें सारोही का फ्यूनरल दिखाया जाता है। सारोही के मरने के बाद बस सारोही की छोटी बहन नासुमी ही बची थी। आगे हमें बताया जाता है कि सारोही 3 साल पहले गायब हुई थी और उसके बाद से सारोही का कुछ पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों पहले ही एक जले हुए घर से एक कंकाल मिला। डीएनए से पता चला कि वो कंकाल सारोही ही का था। ये सारी इंफॉर्मेशन इधर एक लेडी ऑफिसर इस्सुमी बोर्ड में बता रही थी। इस्सुमी आगे कहती है जहाँ से सारोही की डेड बॉडी मिली थी वो जगह टोक्यो से 200 किलोमीटर दूर है। अभी तक किसी को नहीं पता कि सारोही इतनी दूर गई कैसे। खैर ऑटोप्सी करवाने से हमें सारोही के स्कल पर एक छोटा सा निशान मिला। इसका मतलब जलने से पहले सारोही के सर पर किसी ने हमला किया था। उसी प्लेस से हमें उस घर की ओनर मिस योशी की भी हड्डियां मिली। इस केस का सिर्फ एक सस्पेक्ट है और वो है मिसेस योशी का बेटा केनिची। कोइंसिडेंटली जिस वक्त सारोही गुम हुई थी उस वक्त केनिची कुछ समय के लिए टोक्यो भी आया हुआ था। इस्सुमी के इतना बताते ही ऑफिस में ऑफिसर किम आ जाते हैं। किम एंटर करते ही जैसे ही केनिची की फोटो बोर्ड पर देखती हैं, वैसे ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉमिटिंग करने लगती हैं। आगे किम इस्सुमी को बताता है कि यूना नाम की एक 12 साल की बच्ची थी। यूना अचानक से शहर से गायब हो गई। हादसे के 4 साल बाद हमें यूना की डेड बॉडी काफी दूर एक इलाके में मिली। यूना को भी सेम सारोही के पैटर्न से मारा गया था। केनिची हुनासावा यूना के फादर की फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए केनिची हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। लेकिन केनिची कुछ बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए हमने केनिची को चार्ज किया, पर केनिची ने वहां पर भी अपना मुंह नहीं खोला, जिस कारण कोर्ट को केनिची का केस डिसमिस करना पड़ा। निर्दोष साबित होते ही केनिची को कंपनसेशन के 10 मिलियन येन अवार्ड में मिले। इस सबसे विक्टिम के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए। इवन उनमें से विक्टिम की मॉम ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब केनिची फिर से वही सब कर रहा है जो उसने 4 साल पहले किया था। आगे पुलिस वाले डिपार्टमेंट में केनिची को लाती है। फिर केनिची सस्पेक्ट रूम में होता है। इधर किम केनिची से पूछता है 3 साल पहले तुम ही थे ना जिसने सारोही को अगवा किया था। हमें एविडेंस के तौर पर तुम्हारी टी शर्ट मिली है जिसके ऊपर खून का धब्बा था। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो खून सारोही का है। इसे सुन केनिची कुछ देर तक चुप रहकर कहता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। दरअसल जब मैं 4 साल पहले यहाँ आया था तब तुम उस लड़की की जगह थी। ऐसा बताकर केनिची आगे कुछ नहीं बोलता। आगे इस्सुमी ऑफिस से घर जा रही होती है। तभी इस्सुमी को रास्ते में प्रोफेसर युकावा दिखती है। युकावा कुछ बच्चों के साथ बबल्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस्सुमी प्रोफेसर के पास जाकर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर कहता है मुझे लगा कि इन बबल्स के अंदर पैरामैग्नेटिज्म होगा, जिस कारण से बबल्स इस तरह से मूव हो रहे हैं, लेकिन मैं गलत था। इतना बताकर प्रोफेसर अपने नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगती हैं जो वो फिलहाल लैब में कर रहे हैं, लेकिन इस्सुमी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस्सुमी प्रोफेसर की बात काटते हुए कहती है मुझे एक केस में आपकी मदद चाहिए। तो इसे सुन प्रोफेसर इस्सुमी की तरफ देखती हैं और तभी सीन कट होकर रेस्टोरेंट पर शिफ्ट होता है। इधर इस्सुमी प्रोफेसर को सारोही के केस के बारे में बताती है। इस्सुमी कहती है हमें पता चला है कि सारोही के गुम होने से कुछ दिनों पहले केनिची सारोही के फैमिली फूड स्टोर में आया था। वहाँ केनिची ने सारोही के साथ ऊंची आवाज में बात की थी, जिससे सारोही घबरा गई थी।
केनिची ने कहा, मैं आपके टूटे हुए कप के पैसे दे दूंगा, लेकिन सारुई के फादर ने केनिची की एक बात ना सुनते हुए उसे अपनी स्टोर से भगा दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सारुई शहर से मिसिंग हो गई। हालांकि मिस्टर किम के पास केनिची के खिलाफ कुछ एविडेंस है, लेकिन केनिची इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने सुना है कि एक बार पहले भी केनिची का कोई बयान न देने पर उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। पैलर में हम ऑफिसर किम को देखते हैं। किम सारुई के पेरेंट्स को बताता है कि केनिची को कस्टडी से छोड़ दिया गया है। इसे सुन सारुई के फादर जेम्स को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। दूसरी तरफ इत्सुमी बात जारी रखते हुए प्रोफेसर से कहती है, केनिची के फादर एक डिटेक्टिव थे। शायद केनिची को उसके फादर ने ही बताया होगा कि तुम्हारे चुपचाप रहते हुए कोई भी तुम्हें लीगली अरेस्ट नहीं कर सकता, चाहे सामने वाले के पास कितने भी एविडेंस क्यों ना हो। ये सब सुन प्रोफेसर किम के बारे में पूछता है। इत्सुमी कहती है, केनिची के जेल से दोबारा छूटने पर ऑफिसर किम को काफी अफसोस हो रहा है। वे तब से केनिची पर नजर रख रही हैं। ऑफिसर किम से हमें पता लगा कि जेल से रिलीज होते ही केनिची एक स्टोरेज यूनिट में अपने किसी कलीग दोस्त के साथ रह रहा है। तो प्रोफेसर इस केस पर काम करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि प्रोफेसर को पता था कि कोई दूसरा एविडेंस ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं जब तक केनिची कोई बयान नहीं दे देता। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर सारुई की बहन नासुमी बाहर हतुरो को देखते ही अपने स्टॉल के अंदर ले चलती है। यहाँ हतुरो मीरा के कहने पर उसे एक पोस्टर देने आया था। ये पोस्टर लेकर मीरा इसे दीवार में चिपका देती है। दरअसल कुछ दिनों बाद ही इस शहर में एक स्टोरी परेड होने वाली थी। कोइंसिडेंटली प्रोफेसर इस स्टॉल के एक रेगुलर कस्टमर थे। प्रोफेसर पोस्टर में लिखी लाइनों को पढ़ती है, तब सुजैन बताती है, ये परेड कम्युनिटी में होने वाली सबसे बड़ी परेड है। मीरा कहती है, ये एक तरह का कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट है। ऐसा कहकर मीरा प्रोफेसर को भी परेड का एक पैम्पलेट देती है। इधर सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है, जिसे देखकर नासुमी घबरा जाती है। इस कस्टमर के गुस्से ही सारा माहौल शांत हो जाता है। असल में ये कस्टमर केनिची था। केनिची को देखकर सारुई की मॉम सारुई के डैड के पास जाती है। तब सारुई के डैड केनिची के पास आकर उसे यहाँ से जाने को कहती हैं। केनिची कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं किलर होता तो आज मैं यहाँ नहीं बल्कि जेल में होता। मैं कहीं नहीं जा रहा। इसे सुन जेम्स किचन के अंदर जाकर एक नाइफ लेकर आता है। जेम्स नाइफ से केनिची को मारने ही वाला था, लेकिन जेम्स के रिलेटिव उसे रोक लेती हैं। तब केनिची कहता है, तुम लोगों ने पुलिस से पूछताछ करवाकर मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। अगली बार मैं तुम लोगों से कंपनसेशन के पैसे लेने आऊंगा। ऐसा कहकर केनिची वहां से चला जाता है। ये सब देखकर प्रोफेसर समझ गया था कि केनिची बहुत बेशरम इंसान है। आगे मूवी स्टोरी परेड के दिन शिफ्ट होती है। इस दिन प्रोफेसर भी इस परेड को देखने आया था। पैलर में हम सारुई के पेरेंट्स को देखती हैं, जिनके यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बची थी। ये दोनों उस कस्टमर के जाने के बाद परेड को ज्वाइन करने वाले थे। दूसरी तरफ परेड के दौरान प्रोफेसर सुजैन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। सुजैन कहती है, वे सिंगिंग कॉन्टेस्ट के लिए जजिंग की तैयारी कर रहे हैं। तभी इतने में ही नासुमी को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। नासुमी कॉल के बाद प्रोफेसर को कहती है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्टॉल के एक कस्टमर की हेल्थ काफी खराब हो गई है। ऐसा कहकर नासुमी वहाँ से चली जाती है। आगे प्रोफेसर नासुमी के लिए परेड की रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी प्रोफेसर देखता है कि इस परेड में मीरा ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसे देख ये दोनों मीरा को हाई करती हैं। मीरा के परफॉर्मेंस के बाद उस जगह एक फ्रॉग मॉन्स्टर की झांकी आती है और तभी ये सीन यहीं एंड हो जाता है। आगे परेड के बाद उस एरिया में एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे मिस्टर हिरोशी और उनकी वाइफ सुजैन जज कर रहे थे। इधर कॉन्टेस्ट देखते वक्त दोनों को ही सारुई की याद आ रही थी। ये दोनों सारुई को याद करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। तभी हम मिस्टर नोबिसुके को देखती हैं, जो पीछे से आकर प्रोफेसर को एक ड्रिंक ऑफर करता है। इधर बात करते वक्त इन दोनों को पुलिस के सायरन की आवाज आती है। दरअसल इस जगह एक स्टोरेज रूम में किसी का मर्डर हो गया था। ऑफिसर इत्सुमी को समझाती हैं कि किलर बॉडी मिलने से 2 घंटे पहले ही विक्टिम को मार चुका था, यानी विक्टिम के मरने का टाइम 3 से 5 बजे के बीच का था। इत्सुमी क्राइम सीन में जाकर देखती है तो इधर जिसका मर्डर हुआ था वो केनिची ही था। इत्सुमी पूछती है, ये डेड बॉडी सबसे पहले किसे मिली थी? असिस्टेंट कहता है, माइकल को। इसके बाद माइकल से पूछताछ की जाती है। माइकल ही केनिची का वो कलीग था जिसके साथ केनिची रह रहा था। माइकल कहता है, मैं मर्डर के समय परेड देख रहा था। जब इत्सुमी फोटो चेक करती है तो सच में मर्डर के वक्त माइकल परेड में मौजूद था। इसे देख किम कहता है,
है, तुम्हें केनिची की बॉडी कैसे मिली? माइकल कहता है, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। फिर जैसे ही मैंने दूसरा कैबिन खोला तो उसमें मैंने देखा कि केनिची की सांसें नहीं चल रही थी। फिर मैंने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया। किम कहता है, केनिची तुम्हारे साथ 3 साल पहले एज अ वर्कर काम करता था। क्या तुम बता सकते हो कि केनिची ने वर्कर की नौकरी क्यों छोड़ दी? माइकल हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। किम कहता है, कभी केनिची ने सारुही या फिर उसके फैमिली के फूड स्टॉल के बारे में बात की थी? दरअसल यहाँ किम को शक हो गया था कि सारुही की किसी फैमिली ने केनिची को मारा है। आगे किम सारुही के फादर से इन्वेस्टिगेशन करता है। सारुही का फादर कहता है, उस वक्त हमारे एक कस्टमर का पेट खराब था, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। सारुही की बहन नासुमी भी पुलिस को यही बयान देती है। वही सारुही की मॉम बताती है, हम सब हॉस्पिटल में ही रुककर कस्टमर के डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे थे शाम 4:30 बजे तक। आगे इस्सुमी किम को कहती है, सारुही के फैमिली का बयान सही साबित हुआ है, वह लोग मर्डर के वक्त सच में हॉस्पिटल में थे। किम कहता है, उनसे फिर पूछताछ करो। दरअसल किम को सारुही की फैमिली पर ही शक था। इतने में ही इस्सुमी को प्रोफेसर का मैसेज आता है। प्रोफेसर इस्सुमी से केनिची के मर्डर केस को लेकर बात करना चाहती थी। आगे किम और इस्सुमी प्रोफेसर से मिलने उनके रिसर्च लैब में जाती हैं। इधर प्रोफेसर कहता है, मैं सारुही के शॉप का रेगुलर कस्टमर था क्योंकि मुझे उनका खाना बहुत पसंद है। किम कहता है, जिस दिन केनिची का मर्डर हुआ था उस दिन भी आप उनकी शॉप में होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केनिची की मौत की खबर सुनकर सारुही के फैमिली मेंबर्स ने कैसा रिएक्ट किया था? तब प्रोफेसर कहता है, उस रात सभी कस्टमर मीरा और सुजैन को कांग्रेट्स कर रहे थे क्योंकि उनकी टीम जीत गई थी। उन्हीं में से मैं भी एक था, लेकिन मीरा ने सबको बताया कि केनिची मर गया है। इसे सुन सभी का रिएक्शन घबराने वाला था। फिर नासुमी ने ये खबर जाकर अपनी मॉम को दी। इस खबर को सुनते ही मिस्टर जेम्स काउंटर से बाहर आए। जेम्स का रिएक्शन काफी काम था। वहीं जेम्स की वाइफ और छोटी बेटी कंफ्यूज दिख रहे थे, लेकिन सिर्फ इन बातों को देखकर मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे केनिची मरा कैसे? किम कहता है, घुटन की वजह से। लेकिन अजीब बात यह है कि केनिची का ना किसी ने गला दबाया, ना उसके साथ जबरदस्ती की गई। केनिची का मर्डर एक मिस्ट्री है। इस्सुमी कहती है, हमें केनिची के ब्लड से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले हैं। किम कहता है, लेकिन केनिची स्लीपिंग पिल्स नहीं लेता था, और अगर केनिची को किसी ने धोखे से स्लीपिंग पिल्स दिए भी होंगे तभी घुटन के समय केनिची की नींद खुल जाती और वो स्ट्रगल करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रोफेसर कहता है, किसी ने उसे बांधकर शायद स्लीपिंग पिल्स दिए होंगे। इस्सुमी कहती है, लेकिन केनिची की बॉडी पर किसी तरह की रस्सी का निशान भी नहीं था। प्रोफेसर कहता है, इंटरेस्टिंग, मैं रिपोर्ट और क्राइम सीन को एक बार देखना चाहूंगा। आगे ये तीनों क्राइम सीन में जाती हैं। इधर इस्सुमी बताती है, केनिची इधर ही एक मैट्रेस बिछाकर सोता था। प्रोफेसर आगे बढ़कर देखता है तो ये रूम काफी छोटा सा था। दरअसल ये एक स्टोरेज रूम था। अचानक से प्रोफेसर स्टोरेज रूम का दरवाजा लगा देता है। फिर प्रोफेसर बाहर आकर कहता है, इस रूम का दरवाजा बाहर से सिर्फ लॉक्ड होता है, हमें इसके लॉक को निकालना होगा। आगे इस्सुमी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लॉक निकाल लेती है। प्रोफेसर लॉक को हटाकर लॉक के होल को एक नजर देखते हुए कहता है, मुझे यही लगा था, इस लॉक को खोलकर ऑक्सीजन या किसी तरह की छोटी चीज आसानी से डाली जा सकती है। अगर इस तरह के कमरे को सील करके इसको कई सारे सामानों से भर दिया जाए तो इस कमरे का वॉल्यूम कम हो जाएगा और कमरे के अंदर वाले इंसान को घुटन होने लगेगी। इस्सुमी कहती है, आपका मतलब किसी ने इस कमरे को सील करके इसके अंदर कुछ सामान भर दिए थे? लेकिन ये इम्पॉसिबल है। प्रोफेसर कहता है, ऐसा पॉसिबल है अगर आप इस होल के अंदर बलून का एक हिस्सा डालेंगे और बलून को बाहर से फुलाकर अंदर के साइड भेजेंगे तो कई सारे बलून्स की वजह से कमरा धीरे धीरे भर जाएगा और विक्टिम की मौत घुटन की वजह से हो जाएगी। तो इस थ्योरी पर इन दोनों को यकीन नहीं होता। इस्सुमी कहती है, अगर ऐसा है तो विक्टिम आसानी से बलून फोड़कर बच सकता था। प्रोफेसर कहता है, अगर वो बलून्स हवा से नहीं बल्कि हीलियम से फुलाए जाए तो मेरे हिसाब से किलर ने जरूर हीलियम सिलेंडर से इस छोटे से होल के थ्रू ढेर सारा हीलियम कमरे में भर दिया होगा, जिससे ऑक्सीजन का स्तर अपने आप कम हो गया। इधर विक्टिम का दम घुटने से विक्टिम को होश आया और थोड़ा तड़पते हुए विक्टिम मर गया। किम कहता है, लेकिन हीलियम गैस से तड़पते हुए केनिची का चेहरा लाल पड़ जाना चाहिए, लेकिन केनिची का चेहरा बिल्कुल ठीक था पहले की तरह। प्रोफेसर कहता है, मैं जहाँ तक की सोच सकता हूँ वहाँ तक मुझे बस यही थ्योरी मिल सकी, इसके अलावा मैं ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकता। किम कहता है,
ठीक है, मैं एक बार प्रोफेसर की थ्योरी को आजमा कर देखूंगा। अगले सीन में इस्सुमी और प्रोफेसर बात कर रहे होती हैं। इस्सुमी कहती है, अगर आपकी थ्योरी सच है तो सच में किलर ने इतना कुछ किया ताकि सिर्फ केनिची को एक तड़पती हुई मौत दे सकी, तो इसका मतलब किलर केनिची से बहुत नफरत करता था और इसलिए ऑफिसर किम को सारोई की फैमिली पर शक है। प्रोफेसर कहता है, वैसे मुझे लग रहा है कि मेरी थ्योरी में एक गलती है, वो गैस हीलियम गैस नहीं थी। प्रोफेसर के ऐसा कहते ही हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक पुतले को विक्टिम की जगह लेटाकर उसमें 1 मीटर फिट किया जाता है और दूसरा मीटर कमरे में फिट करती हैं। आगे उस कमरे में एक लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर लाकर उसे पाइप से अटैच करती हैं। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर मैनेज कर रही थी। उसके बाद उस पाइप की नॉक को रूम के दरवाजे के अंदर डालकर धीरे धीरे कमरे के अंदर नाइट्रोजन गैस को लीक करती हैं। इधर प्रोफेसर कहता है, नाइट्रोजन एयर के कांटेक्ट में आते ही छोटे छोटे क्लाउड्स में तब्दील हो जाती हैं। अगर नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो वो पानी में बदल सकती हैं। और मेन बात ये है कि इससे विक्टिम बहुत तड़पता है, लेकिन उसकी आउटर बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की वजह से रूम का ऑक्सीजन काफी कम होकर 0 में पहुंच जाता है, यानी कि अब कमरे में एकदम ऑक्सीजन नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोफेसर एक चीज कंफर्म करने इन्हें बाहर बुलाता है। आगे बाहर उस मैट्रेस को लाती हैं जिसे एक्सपेरिमेंट से पहले कमरे में रखा गया था। इस मैट्रेस का वेट इधर 6400 ग्राम निकलता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले यही मैट्रेस 6300 ग्राम की थी। मतलब वाटर वेपर घुसने से मैट्रेस का वजन बढ़ गया। प्रोफेसर फाइल दिखाकर बताता है कि मर्डर के टाइम मिला मैट्रेस भी अपने ओरिजिनल वेट से एक्जैक्ट 100 ग्राम भारी था। किम कहता है, इसका मतलब किलर के पास लिक्विड नाइट्रोजन का एक्सेस था। आगे हम मिस्टर नोबिसुके की फूड फैक्ट्री देखते हैं। यहाँ इस्सुमी चेकिंग का वारंट लेकर आई थी, तो इसे देख नोबिसुके इन्हें अपनी फैक्ट्री में ले चलता है। इस फैक्ट्री के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के 2 बड़े बड़े सिलेंडर्स थे। इस्सुमी नोबिसुके से लिक्विड नाइट्रोजन का यूसेज रिकॉर्ड मांगती है और ये सीन यही एंड होता है। आगे एक ऑफिसर डिपार्टमेंट में आकर बताता है कि मर्डर वाले दिन नोबिसुके के सिलेंडर में 20 लीटर नाइट्रोजन कम था। इतना ही अमाउंट नाइट्रोजन हमें एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था। इसी के साथ हमें नोबिसुके का एक फुटेज मिला है। इसमें नोबिसुके मर्डर वाले दिन अपने वैन से फैक्ट्री से निकलकर कहीं जा रही थी, लेकिन दूसरा ऑफिसर कहता है कि वैन से निकलने के ठीक 10 मिनट बाद नोबिसुके सिंगिंग कॉन्टेस्ट में मौजूद था। साथ ही विक्टिम का घर और सिंगिंग कॉन्टेस्ट 3 किलोमीटर दूर है और 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन है। इसे सुन किम कहता है, शायद प्लान में नोबिसुके अकेला नहीं था, हमें उस परेड की हर एक फुटेज को देखना होगा। इसके बाद ये लोग परेड और ट्रैफिक का हर एक फुटेज चेक करने लगती हैं। आगे इस्सुमी वापस से प्रोफेसर के पास जाकर बताती है, हमने ट्रैफिक का फुटेज देखा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर नाइट्रोजन डिलीवर कैसे किया गया। प्रोफेसर कहता है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी एडवाइस चाहती हो तो इस केस के साथ अपने नजरिए को बदलो। ये सुनते ही इस्सुमी की नजर एक फ्रॉक पर जाती है। इस्सुमी को इसे देख कुछ याद आता है। आगे इस्सुमी प्रोफेसर से कहती है, उस दिन परेड में एक जाइंट फ्रॉक का बलून लाया गया था, क्या पता उस बलून में हीलियम की जगह नाइट्रोजन गैस हो, जिसे बाद में बलून से निकालकर विक्टिम को मारने के लिए यूज किया गया हो। प्रोफेसर कहता है, इंटरेस्टिंग, वैसे तुमने कहा था कि तुमने परेड में आए हर एक ऑडियंस की फुटेज देखी है, लेकिन क्या तुमने परफॉर्मर को देखा? ऐसा कहकर प्रोफेसर मीरा का फुटेज शो करता है जिसने परेड में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद इस्सुमी और किम इन्वेस्टिगेशन करने मीरा के वर्क प्लेस में जाती हैं। यहाँ मीरा ने परेड के टाइम इस्तेमाल हुए सारे प्रॉप संभाल कर रखे थे। इधर जहाज में रखे खजाने का एक प्रॉप था, लेकिन प्रॉप के अंदर एक खोखली सी जगह थी। इस्सुमी कहती है, ये खाली जगह प्लास्टिक रखने के काम आती है ताकि बॉक्स स्टेबल रह सके। इसे सुन दोनों को समझ आ जाता है कि किलर ने इसी बॉक्स में नाइट्रोजन सिलेंडर छिपाया था। आगे हम इन्वेस्टिगेशन रूम में हथुरो को देखती हैं। असल में पुलिस के हाथ कुछ फुटेज लगी थी। इनमें 3:30 बजे के करीब हथुरो एक कोरियर बॉक्स में कुछ ले जा रहा था और परेड खत्म होने के बाद हथुरो इस्तेमाल हुए ट्रेजर बॉक्स को भी ले जाते हुए दिखा था। तो इधर काफी पूछने पर हथुरो बता देता है कि उस कुरियर बॉक्स में नाइट्रोजन लिक्विड था। हथुरो कहता है, उस दिन मेरे करीब एक वैन खड़ी थी, मुझे उस वैन में नाइट्रोजन रखकर वैन को चलाते हुए केनिची के घर पहुंचाना था और नाइट्रोजन लिक्विड को वहां रखकर वहां से चले जाना था। उस दिन मैंने ठीक ऐसा ही किया था, लेकिन मैंने केनिची को नहीं मारा, मैं बस चाहता था कि केनिची को पनिश किया जाए। इस्सुमी कहती है, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? तो हथुरो मिस्टर नोबिसुके का नाम बताता है। आगे नोबिसुके कस्टडी में
होती हैं। नोबिसुके कहता है, मैं केनिची को क्यों मारूंगा? ऑफिसर किम कहता है, तुम सारोही के परिवार के बहुत करीबी थे और तुमने सारोही का बचपन से ही ख्याल रखा था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। इसे सुन नोबिसुके गुस्से में कहता है, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते मेरे अंदर केनिची को लेकर कितना गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे इंसान को मार कर किलर ने बिल्कुल सही किया। किम कहता है, चाहे आदमी कैसा भी हो, किसी को भी किसी दूसरे आदमी को मारने का अधिकार नहीं है। ये काम सिर्फ कानून कर सकती है। नोबिसुके कहता है, मेरा कानून से विश्वास बहुत पहले ही उठ चुका है, क्योंकि 2 मर्डर के बावजूद भी केनिची पर एक मुकदमा तक नहीं हुआ। तो इसे सुन किम को आंसू आ जाती हैं, क्योंकि उसने भी बहुत कोशिश की थी केनिची को जेल करवाने की। आगे डिपार्टमेंट में किम से मिलने प्रोफेसर आता है। प्रोफेसर और किम छत में जाकर बात करती हैं। किम कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये काम नोबिसुके, हतुरो या फिर सारोही की फैमिली का है। तीनों के पास ही उनकी अलीबी है। प्रोफेसर कहता है, तुम्हें याद है केनिची की एक और विक्टिम थी, यूना। यूना को केनिची ने 15 साल पहले अगवा किया था। हो सकता है कि केनिची का मर्डर यूना के केस से कनेक्टेड हो। इसके बाद हमें माइकल को दिखाती हैं, जो पुलिस से बचकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस वाले माइकल को छत से कूदने से पहले ही पकड़ लेती हैं। आगे माइकल से किम इन्वेस्टिगेशन करता है। किम कहता है, सिर्फ तुम ही थे जो केनिची को पता चले बगैर स्लीपिंग पिल्स दे सकती थी, और फिर मर्डर वाले दिन केनिची के दरवाजे का लॉक हटाना भी सिर्फ तुम्हारी बस में था। साथ ही तुम्हारे पास ये सब करने का एक रीजन भी है। असल में तुम यूना की मॉम यूरी, जिन्होंने सुसाइड किया था, उसके भाई हो। माइकल कहता है, मेरी कोई बहन नहीं है। किम कहता है, ये रहा तुम्हारा फैमिली रजिस्ट्रेशन। इसमें यूरी का नाम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदर के फैमिली रजिस्ट्रेशन में यूरी का भी नाम है। दरअसल तुम्हारी मॉम ने 2 शादियां की थी और यूरी तुम्हारी मॉम के दूसरे हस्बैंड की बेटी है। तब माइकल कुछ नहीं कहता और ये सीन यहीं एंड होता है। अगले सीन में हम सारोही के फादर जेम्स को देखती हैं। यहाँ जेम्स के स्टोर में प्रोफेसर आया हुआ था। प्रोफेसर कहता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफी दूर तक पहुँच गई है। उनका मानना है कि हतुरो ने सिर्फ उतना ही किया जितना उसे मिस्टर नोबिसुके ने बताया था, लेकिन नोबिसुके आपकी नॉलेज के बगैर ये सारा प्लान नहीं बना सकता था। इसलिए पुलिस का अगला शक आप पर है, और मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि इस मर्डर का प्लान कैसे बनाया गया होगा। रोज की तरह उस रात भी आप शॉप बंद करके जाने वाली थी, लेकिन तभी शॉप में एक नया कस्टमर आया। दरअसल ये कस्टमर माइकल था। माइकल ने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। दरअसल उस केनिची की वजह से मैंने भी अपनी फैमिली की एक मेंबर को खोया है। ऐसा कहकर माइकल आपको अपनी गाड़ी में ले गया। गाड़ी में पहले से ही नोबिसुके मौजूद थे। नोबिसुके ने कहा, हम माइकल को इतना तड़पाएंगे कि वो सच बता देगा कि मर्डर उसी ने कमिट किया है, और उसके बाद हम ये बात पुलिस को बता देंगे। प्रोफेसर कहता है, आप इस प्लान को परेड के टाइम अंजाम देने वाले थे, लेकिन उस दिन एक इमरजेंसी आ गई। दरअसल उस दिन आपके शॉप में एक कस्टमर का पेट खराब हो गया, जिस कारण उस कस्टमर को हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से आप केनिची के घर नहीं पहुंच पाए। इसे सुन जेम्स डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक वाटरमेलन काटता है, और इसके बाद प्रोफेसर शॉप से बाहर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद प्रोफेसर शॉप में वापस आता है और कहता है, मिस्टर हिरोशी ने क्लेम किया है कि केनिची का मर्डर उन्होंने किया था। इस समय हिरोशी डिपार्टमेंट में है। आगे हम हिरोशी को देखती हैं। हिरोशी कहता है, नोबिसुके ने मुझे बताया था कि मिस्टर जेम्स उससे मर्डर कन्फेस करवाना चाहती हैं, तो इस प्लान में मैं भी उनके साथ मिल गया। परेड शुरू होने से पहले मुझे नोबिसुके ने समझाया था कि नाइट्रोजन लिक्विड को कैसे यूज करना है। इसके बाद परेड शुरू हो गई, और परेड के दौरान मैंने ट्रेजर बॉक्स से प्लास्टिक के कार्टून हटाकर उसकी जगह नाइट्रोजन लिक्विड वाला कार्टून रख दिया। परेड खत्म होने के बाद मुझे नोबिसुके ने कॉल करके बताया कि जेम्स प्लान को अंजाम देने नहीं आ सकता, क्योंकि उनके एक कस्टमर का पेट खराब हो गया है। तो इसे सुन मैंने फैसला किया कि इस प्लान को मैं अंजाम दूंगा। दरअसल मेरा कोई बच्चा नहीं था, और मैंने सारोही को ही अपना बच्चा माना था। इसके बाद मैं केनिची के घर गया। उस दिन केनिची स्लीपिंग पिल्स लेकर सो रहा था। यही मेरे लिए परफेक्ट टाइम था। मैंने सारा इंतजाम करके उस पाइप को केनिची के कमरे में डाला, और धीरे धीरे कमरे में नाइट्रोजन को लीक कर दिया। नाइट्रोजन की वजह से केनिची तड़पने लगा। इस दौरान मैंने केनिची से पूछा, क्या तुमने सारोही का मर्डर किया था? तब केनिची ने कहा, हाँ, मैं उस दिन सारोही का पीछा कर रहा था, और जब सारोही चिल्ड्रन पार्क में थी तब मैंने सारोही को घसीटने की कोशिश की और उसका रेप करना चाहा, लेकिन सारोही ने फाइट बैक किया, जिस कारण मैंने उसे मार डाला। ये सब कन्फेस करवा कर जैसे ही मैंने दरवाजे से झांका तब तक केनिची मर गया था। ये सब बताकर हिरोशी किम से सॉरी मांगता है, और ये सीन यहीं कट होता है। आगे इस केस से रिलेटेड खबर मीडिया वालों को दी जाती है और बताया जाता है कि मिस्टर हिरोशी को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद इत्सुमी प्रोफेसर
प्रोफेसर के लैब में जाती है। इत्सुमी कहती है कि ये सॉल्व हो गया, हिरोशी किलर थी। लेकिन प्रोफेसर को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि अगर हिरोशी रियल किलर होता तो वो अचानक से बगैर किसी रीजन के सरेंडर क्यों करता। इत्सुमी कहती है लेकिन हिरोशी की स्टेटमेंट सच साबित हुई है। एक लेडी जो उस रात पार्क में मौजूद थी, उसने हमें बताया कि सारोही के मिसिंग वाले दिन उसने सेम चिल्ड्रन पार्क में किसी लेडी के गिरने की और जमीन में हाथ पटकने की आवाज सुनी थी। जरूर वो लेडी सारोही होगी। प्रोफेसर कहता है क्या पता ये घटना हिरोशी ने उस पार्क में देखकर अपने स्टेटमेंट के साथ जोड़ी हो। ऐसा कहकर प्रोफेसर को सोचने लगता है। आगे प्रोफेसर उसी पार्क में जाता है जहाँ के बारे में हिरोशी ने अपने स्टेटमेंट में बताया था। प्रोफेसर सोशल मीडिया में देखता है कि ये पार्क 3 साल पहले अंडर कंस्ट्रक्शन में था। ऐसा देखकर प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हिरोशी को देखती हैं। हिरोशी पुलिस वालों को प्रैक्टिकली दिखा रहा था कि उसने केनिची को कैसे मारा था। तभी इतने में ही इत्सुमी को प्रोफेसर का कॉल आता है। इत्सुमी किसी और को कैमरा देकर वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर कॉल में कहता है मुझे तुमसे एक जानकारी चाहिए, लेकिन इस जानकारी के बारे में तुम मेरे अलावा किसी को भी मत बताना। प्रोफेसर के इतना कहते ही सीन कट होता है। फिर हम हिरोशी की वाइफ सुजैन को देखती हैं। सुजैन से मिलने इधर प्रोफेसर आए थे। प्रोफेसर सुजैन को उसके घर में बताते हैं कि केनिची एक मॉन्स्टर था, लेकिन केनिची सारोही के मर्डर केस में अपनी आदत की वजह से चुप नहीं था, बल्कि वो इस वजह से चुप था क्योंकि उसने सारोही का मर्डर ही नहीं किया था, पर वो जानता था कि सारोही का मर्डर किसने किया है। असली किलर ने सारोही को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी वहीं पर छोड़ दी थी और केनिची उस डेड बॉडी को लेकर अपने घर चला गया। आगे जब असली किलर लौट कर वापस आया तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि बॉडी कहाँ गई। इस तरह 3 साल बीत गए। 3 साल तक केनिची सारोही की डेड बॉडी के साथ अपनी मॉम के घर छिपा हुआ था, क्योंकि 3 साल बाद उस पर से पिछले केस का स्टैचू ऑफ लिमिटेशन खत्म होने वाला था। 3 साल बाद केनिची ने अपनी पहली चाल चली। उसने अपने ही घर को जला दिया ताकि मीडिया को सारोही के मर्डर के बारे में पता चले। सारोही को जलाने से पहले केनिची ने अपने टी शर्ट पर सारोही का थोड़ा सा ब्लड लगा लिया था ताकि पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाए। फिर जेल से छूटने के बाद केनिची ने रियल किलर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो रियल किलर आप ही थी, मिस सुजैन। मैंने ये चीज तभी ऑब्जर्व कर ली थी जब पहली बार केनिची रेस्टोरेंट आया था। उसी दिन आपके हाव भाव बता रही थी कि आप केनिची को पहले से ही जानती थी। तो इसे सुन सुजैन सारी बातें कन्फेस करके कहती है मैं उस दिन सारोही को मारना नहीं चाहती थी। सारोही ने मुझे सॉरी मांगते हुए कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत जल्द हथुरु से शादी करने वाली हूँ, इसलिए मैं सिंगिंग करियर यहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड ने तुम पर कितने एफर्ट्स डाले हैं, जरा सोचो उनका क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा। सारोही ने कहा ठीक है, फिर मैं ये सब प्रोफेसर को बताने जा रही हूँ, लेकिन मैंने सारोही को रोका जिस पर हमारा झगड़ा हो गया। सारोही ने कहा तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम खुद एक सिंगर नहीं बन पाई, इसलिए तुमने मुझे कॉन्टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हिरोशी मुझ पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। मैं हिरोशी के सपने और तुम्हारी जेलसी से तंग आ गई हूँ। तो इसे सुन मैंने सारोही को गुस्से में धक्का दे दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वहाँ के रड से टकराने की वजह से सारोही मर गई। इसे देखकर मैं घबराकर फौरन वहाँ से निकल गई। मैं इसी सोच में थी कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने क्राइम सीन यानी कि पार्क वापस जाने का डिसाइड किया, लेकिन जब मैं वहाँ गई तब वहाँ सारोही की डेड बॉडी नहीं थी और सब कुछ पहले जैसा था। इस घटना के ठीक 3 साल बाद मुझे केनिची ने कॉल किया। केनिची ने कहा उस रात वो सारी घटना होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रहा था। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो मुझे 1 मिलियन येन भिजवा देना। अगले दिन मैंने ये सारी बातें अपने हस्बैंड हिरोशी को बताई। उन्हें बताने के बाद मैं पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन हिरोशी ने मुझे रोक लिया और कहा मैं ये सब ठीक कर दूंगा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन केनिची के मर्डर को अंजाम देना था। उस दिन जो लेडी बीमार हुई थी उसे मैंने और हिरोशी ने ही हायर किया था ताकि मिस्टर जेम्स प्लान को पोस्टपोन कर दे। पोस्टपोन होते ही नोबिसुके ने हिरोशी को कॉल करके उन्हें नाइट्रोजन लिक्विड वापस लाने को कहा। दूसरी तरफ केनिची सोने चला गया था क्योंकि उसे माइकल ने स्लीपिंग पिल्स खिला दिए थे। फिर माइकल ने प्लान के अकॉर्डिंग डोर से पेंच निकालकर डोर का लॉक खाली कर दिया ताकि उसमें नाइट्रोजन डाल सके। माइकल के जाने के बाद हिरोशी खुद नाइट्रोजन लेकर वहां पहुंच गए। अगर हिरोशी की जगह उस दिन मिस्टर जेम्स पहुंच जाती तो वो हिरोशी से सारोही के किलर यानी कि मेरा नाम पता करके केनिची को छोड़ देती, लेकिन हिरोशी वहां केनिची को मारने के ही मकसद से गया था। आगे प्रोफेसर ये सारी कहानी इत्सुमी को बताते हुए कहता है अच्छा मैंने तुम्हें पता करने को कहा था कि जब सारोही के मिसिंग हो जाने के बाद पुलिस उसे ढूंढने पार्क गई थी, तब क्या पुलिस को वहाँ सारोही के खून के धब्बे मिले थे?
इसुमी कहती है नहीं, पार्क में उस वक्त कहीं खून नहीं था। प्रोफेसर कहता है इसका मतलब सुजैन के धक्का देने से सारूही मरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ थोड़े समय के लिए बेहोश हुई थी। जब केनिची सारूही को डेड बॉडी समझकर अपने घर ले जा रहा था, तभी बीच रास्ते में सारूही को होश आ गया। इसे देखकर केनिची घबरा गया, क्योंकि सारूही के जिंदा रहने से केनिची के प्लान पर पानी फिर जाता। इसलिए केनिची ने सारूही के सर पर मारकर उसे वहीं मार डाला, जिस कारण सारूही के स्कल में छोटा सा गहरा निशान है। मतलब सुजैन निर्दोष है। सुजैन ने सारूही के गुम हो जाने के बाद नीचे गिरा हुआ उसका बैरेट अपने पास रख लिया। वो बैरेट अभी सुजैन के पास सुरक्षित है। उस बैरेट में कोई खून नहीं लगा हुआ है, जिससे सुजैन निर्दोष साबित हो सकती है। वैसे मिस्टर किम कहाँ है? अगले सीन में प्रोफेसर किम से मिलता है। इधर प्रोफेसर किम को सारा सच बता देता है और कहता है अगर हिरोशी ने सुजैन के बारे में कुछ नहीं बोला तो इससे परेशान होकर हमें हिरोशी को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए चार्ज करना पड़ेगा। किम कहता है सुजैन भी कोई बात पुलिस से कन्फेस नहीं करेगी जो उसने तुम्हें बताई है। तो प्रोफेसर कहता है यूना के मर्डर केस ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उन्हीं में से एक तुम भी थे। तुम आज तक केनिची को ना पकड़ पाने की गिल्ट में हो। तो इसे सुन किम इमोशनल हो जाता है। आगे किम कस्टडी में हिरोशी से कहता है अगर तुम इसी तरह कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी और सुजैन इस बोझ तले हमेशा दबी रहेगी कि उसके मर्डर की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। इसलिए तुम पुलिस को असलियत बता दो। जहाँ तक कि सुजैन की बात है तो हमारे पास कई सारे एविडेंस है, जिससे साबित हो जाएगा कि सारूही को सुजैन ने नहीं बल्कि केनिची ने मारा था। तो इधर अंत में हिरोशी किम की बात मान जाता है। आगे हमें नरेशन में बताया जाता है कि सारूही के पेरेंट्स इनिशियली केनिची को पनिश कराना चाहती थी, लेकिन बीच में ही उन्होंने इस प्लान को रद्द कर दिया, इसलिए उन पर चार्ज नहीं होगा। मिस्टर नोबिसुकी ने नाइट्रोजन जरूर सप्लाई किया था, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि हिरोशी नाइट्रोजन से क्या करने वाले थे। सेम रीजन की वजह से सारूही के बॉयफ्रेंड को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं मीरा इस प्लान में दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं थी। इसका मतलब इस केस के सभी सस्पेक्ट केस से बाहर निकल गए थे। फिर मूवी की एंडिंग सीन में हमें प्रोफेसर को दिखाती हैं। प्रोफेसर को इसमी कॉल करके बताती है ऑफिसर किम आपसे कहना चाह रहे थे कि उन्हें आपके दोस्त होने पर गर्व है। तो इसे सुन प्रोफेसर स्माइल करती हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।